थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा चल रहा था बच्चों, और हमने पिछले क्लास में बॉन्ड इंथैल्पी देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये क्या होता है? तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नाम से क्लियर है, किसी भी कंपाउंड का अगर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दिया रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि वह हीट जो उसको दिया गया सो दैट कि वो अपने एटम्स में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जो बॉन्ड ब्रेक कर जाए। तो समहाउ ये बॉन्ड इंथैल्पी से रिलेटेड होता है, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी में भी हम सारा बॉन्ड जब तोड़ते थे तो वहां भी गैसियस एटम का फॉर्मेशन होता था, यहां भी गैसियस एटम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हेडिंग देना इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और इसका डेफिनेशन लिखना इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ए कंपाउंड is defined as heat exchange between system and surrounding, understood है ना, is defined as heat exchange when 1 mole of the compound कौन सा कंपाउंड जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, 1 mole of the compound is converted into its gaseous atoms by dissociation of all its bonds। ठीक है, उसमें का सारा बॉन्ड ब्रेक करके जब वो गैसेस एटम में कन्वर्ट होता है तो उसी को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मान लो हम फॉस्फीन गैस का PH3 का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो तुम करोगे क्या? इसको पूरी तरह से गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दो, सारा बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो ये बनेगा फास्फोरस गैसियस प्लस 3 हाइड्रोजन गैसियस। हीट एक्सचेंज अगर डेल्टा RH है तो डेल्टा RH बराबर होगा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ PH3, जिसे हम चाहें तो पिछले क्लास के बेसिस पे लिख सकते हैं 3 टाइम्स डेल्टा H ऑफ PH बॉन्ड। तो ये जो हीट एक्सचेंज है वो बराबर हो गया फॉस्फीन के इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के। सपोज करो कि तुम्हें H2O लिक्विड का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दिया हुआ है, H2O लिक्विड का, तो तुम क्या करोगे? इसको भी गैसेस एटम में कन्वर्ट कर दो। ये सब आपको लग रहा होगा पढ़ा हुआ, क्योंकि यही एग्जैक्ट काम पिछले क्लास में क्या करते थे। अंतर बस ये है कि पिछले क्लास में बस डेल्टा RH लिख के छोड़ दिए थे, आज हम लोग बोल रहे हैं कि उसी को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो यहाँ पे अगर डेल्टा RH को लिखोगे तो सारा बॉन्ड ब्रेक करना है, लेकिन हम बताए थे पिछले क्लास में कि बॉन्ड ब्रेक करने से पहले इसको वेपर स्टेट में भेजोगे, तो पहले यहाँ पे हीट इन्वॉल्व होगा डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, प्लस फिर जब इसका बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 2 टाइम्स डेल्टा H ऑफ OH बॉन्ड आएगा, और यही पूरा का पूरा वो हीट है जो इसको एटम में कन्वर्ट होने में इस्तेमाल हुआ। तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा H ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2O लिक्विड। ठीक है बच्चों, नोट करो इतना पहले। अब देखो बच्चों, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज, सपोज करो बोल रहा है कि इफ इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन इज गिवन। डाई हाइड्रोजन का मतलब क्या? H2 गैस की बात हो रही है, डाई हाइड्रोजन का मतलब H2, और बोल रहा है इफ इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H इज गिवन। बस ऐसे दिया हुआ है, एक लाइन में लिखा है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, सवाल में ऐसे लिखा है। दूसरा लिखा है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, लेकिन H एटम बस मेंशन किया है, एटम मेंशन किया। H लिख दे, चाहे N लिख दे नाइट्रोजन, चाहे C केवल लिख दे, C का मतलब कार्बन हो गया, ऐसे अगर तुमको मेंशन कर रहा है, ठीक है। और इसी में एक और एग्जांपल ले लो, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन इज गिवन। कहने का मतलब ऐसे कोई मॉलिक्यूल नहीं देकर, कंपाउंड नहीं देकर तुमको एटम दे दिया, फिर क्या करोगे? अगर एटम दे दिया तो हम इसको किससे फॉर्म करेंगे? तो जब भी अगर तुमको एटम देगा तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में नहीं, बल्कि जो मेंशन किया है एटम उसके 1 मोल के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है।
और जब मॉलिक्यूल देगा जैसे डाइहाइड्रोजन, तो जैसे हम पहले बताए हैं वैसे डिफाइन होगा। दिखाते हैं कैसे, जैसे डाइहाइड्रोजन का दिया है तो तुम यहां पे लिखोगे हाइड्रोजन गैस जो है वो चला गया 2H गैसियस में, और यहां पे जो डेल्टा RH होगा वो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2 गैसियस के बराबर होगा। ये एटोमाइजेशन का जो हीट है ये H2 का है। लेकिन अगर इस तरीके से सवाल में लिखा हुआ है, ध्यान देना एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ना जेईई एडवांस के लिए। अगर मान लो इस तरीके से मेंशन करके लिखा है तब तुम क्या करोगे, तब ये जो अकेला जब एटम मेंशन किए हुए रहता है, जब अकेला एटम मेंशन किया हुआ रहता है तो कभी भी एटोमाइजेशन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में नहीं बल्कि प्रोडक्ट के 1 मोल के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है। कहने का मतलब ये इतना सीख चुके हो, अब उसको साइड रखो। अगर ऐसे लिखा है तो जैसे हमको यहाँ एटम दिखेगा हम इस एटम का 1 मोल पहले बना देंगे, ऐसे 1 मोल बस। और ये बनाएंगे किससे, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जिससे बनाया करते थे हमेशा मोस्ट स्टेबल है ना, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का सबसे स्टेबल जो ड्रॉप होता है उससे हम बनाएंगे। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जिससे बनाते थे, क्योंकि देखो अगर हम इसको मान लिए ये प्रोडक्ट है, यही आइटम बन रहा है, तो हमें रिएक्टेंट भी तो चाहिए। तो रिएक्टेंट में हम किसको लिखेंगे, रिएक्टेंट तो दिया हुआ नहीं है। तो जब रिएक्टेंट नहीं दिया हुआ है, मजबूरी है हमें यहाँ पे लिखना है, तो उस केस में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जिसे हम लिखा करते थे उसी को लिखेंगे। तो H गैसेस को किससे बनाएंगे, H2 गैसियस से। वैसे अच्छी बात यह होती है कि मैक्सिमम टाइम्स जब एटम मेंशन करता है तो उसके बाद लिख भी देगा फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, चाहे फ्रॉम H2 लिख देगा, इस प्रकार से मेंशन कर देगा। चाहे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बजाय इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही इसका लिख देगा, क्योंकि बेसिकली इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन अगर प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही है। नोटिस करो यहाँ पे, अगर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन H का लिखा एटम का, तो हम एटम का 1 मोल बनाए किससे, H2 से, और बैलेंस करने के लिए यहां तो नहीं दोगे बल्कि यहां पे हाफ दोगे। तो इस केस में क्या हो गया, डेल्टा RH बराबर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H गैसियस हुआ है। नोटिस करो दोनों में डिफरेंस, यहां पे हम लिखे हैं H2 गैसियस, तो यहाँ H2 का एटोमाइजेशन है। अगर यहाँ H लिखें तो ये प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में डिफाइन हो रहा है, रियलिटी में यही डिफाइन होता है। रियलिटी में इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का डेफिनेशन यही होता है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। लेकिन कभी कभी सवाल में अगर प्रोडक्ट को मेंशन कर दे तो घबराना नहीं है, वहां पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इस तरीके से रिएक्शन को लिख देना है, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में ही लिखना है, प्रोडक्ट के 1 मोल के करेस्पॉन्डिंग लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सपोज करो कि इस रिएक्शन का जो हीट एक्सचेंज है वो 15 दिया हुआ है, चाहे 20 दिया हुआ है, सपोज करो 20, तो अगर इसका 20 होगा तो इसका 10 के बराबर होगा। अगर सवाल में इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन H का मेंशन किया है, अगर H का मेंशन किया है, ठीक है बच्चों, और तुम ये रिएक्शन लिख रहे हो, तो इस रिएक्शन का हीट एक्सचेंज जो भी होगा, जो यहां से डेटा देगा इसका दुगना हो जाएगा। नोटिस करो खुद ही, डेल्टा RH यहां पे जो एटोमाइजेशन हम H गैसियस का लिखे हैं, इस रिएक्शन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब जाकर ये रिएक्शन आएगा। तो अगर ये डेटा दिया है सवाल में और अगर ये डेटा दिया है तो दोनों में रिलेशन तो है लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ये जो डेल्टा RH है वो इस नीचे वाले की तुलना में दुगना होगा। बात आ रही है समझ में? तो अगर तुम गलती से भी अगर ये दिया है और इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर दिए, चाहे अगर ये दिया है और रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर दिया, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो निचोड़ क्या आया है ना, इतना सब कुछ हम पढ़ लिए, दिमाग में क्या रखें, जब भी कोई मॉलिक्यूल मेंशन करेगा एटोमाइजेशन के लिए, जैसे फॉस्फीन लिख दिया, चाहे H2O लिख दिया, चाहे डाइहाइड्रोजन लिख दिया, तो हम उस मॉलिक्यूल के 1 मोल के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। लेकिन जब भी किसी एटम के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया, H लिख दिया, चाहे सिंपली C लिख दिया, तो हम रिएक्टेंट नहीं बल्कि जो मेंशन किया है उसके 1 मोल के फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। जैसे कार्बन का है तो कार्बन का क्या लिखोगे, C गैसियस बन रहा है, किससे बनेगा, तो इसका मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ग्रेफाइट हो गया, तो कार्बन सॉलिड ले लेंगे। और इस पार्टिकुलर रिएक्शन का देखो 1 मोल बन रहा है प्रोडक्ट में, जो डेल्टा RH होगा वो बराबर हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन गैसियस के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम 2 चीज बताएं। पहली बात, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का जो रियल डेफिनेशन होता है वो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में होता है। तो जब भी दिया रहेगा कोई मॉलिक्यूल चाहे कोई कंपाउंड, तो हम रिएक्टेंट के 1 मोल के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। लेकिन जब भी तुमको एटम मेंशन कर देगा तो फिर हम प्रोडक्ट के 1 मोल के रेस्पेक्ट में इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हुआ और इसमें सीखने का कुछ भी नहीं है, ज्यादा खींचकर इसको और हम लोग कॉम्प्लेक्स ही करेंगे। ठीक है, तो 2 बातें जो हम बताएं उसको हमेशा याद रखना, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है, मॉलिक्यूल चाहे कंपाउंड लिखेगा तो रिएक्टेंट के लिए हम लिखेंगे, लेकिन अगर कभी भी चेंज करके प्रोडक्ट में जो एटम बन रहा है उसके लिए डिफाइन कर दिया तो हमेशा उसका तुम 1 मोल के लिए डिफाइन करना, प्रोडक्ट के 1 मोल के लिए फिर वो डिफाइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे एटम मेंशन करेगा तो
ठीक है, नोट करो, इस पे एक न्यूमेरिकल दिखाते हैं। देखो बच्चों, ये सवाल एक्चुअली ये सवाल एटोमाइजेशन का हीट इसमें इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन ये सवाल एटोमाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए नहीं है। इस सवाल का जो कोर फीचर है वो एटोमाइजेशन नहीं है। अब तक तुम जितना सवाल किए थे, प्रत्येक सवाल में या तो फॉर्मेशन यूज हुआ, या तो कंबसन यूज हुआ, या तो बॉन्ड एंथैल्पी यूज हुआ। किसी भी सवाल में दो कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ था। ये पहला सवाल ऐसा है जो 2 लेयर का है। पहले तुमको काम करके किसी एक रिएक्शन का कुछ निकालना होगा, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को इस्तेमाल करके तुमसे कुछ और पूछेगा। तो ऐसे सवालों में थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कोर कॉन्सेप्ट इसका वो है। तो उसी नजरिए से इस सवाल को तुम लोग समझोगे। तो पढ़ा जाए क्या है। अब देखो बच्चों, खुद में एक चेंज लाओ। जब भी कोई हीट दिया रहता है ना, तो उसको पढ़ते ही दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश करो कि ये जो हीट दिया हुआ है ये किस पार्टिकुलर रिएक्शन का हीट दिया हुआ है। जैसे बोल रहा है हीट ऑफ कंबसन ऑफ एसिटिलीन। जैसे ही ये सवाल मैंने पढ़ा, हीट ऑफ कंबसन ऑफ एसिटिलीन, मेरे दिमाग में घूम गया क्या क्या, एसिटिलीन कंबसन की बात कर रहा है, तो उस रिएक्शन में O2 भी होगा और प्रोडक्ट में CO2 आएगा और H2O आएगा। ये 4 चीजें मेरे दिमाग में आ गई। अब आगे हम डेटा पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज क्लियर होते चला जाएगा। ये रिएक्शन हमको अब क्लियर हो गया। तो हीट ऑफ कंबसन एसिटिलीन का यानी कि C2H2O2 ये दोनों रिएक्टेंट में होगा, प्रोडक्ट में CO2 होगा, H2 होगा, कोफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, बेसिक कंपाउंड ये 4 होगा। 312 दिया है और इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे दिया, इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे दिया, यानी LHS हमको मिल गया। आगे देखो, आगे कह रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 और H2O। क्या बात है, इसी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया। तो तुमको पता है कि जब तुम इस रिएक्शन का डेल्टा एच लिखोगे तो प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखोगे। प्रोडक्ट का दे दिया, रिएक्टेंट में एक O2 है जिसका 0 होता है, बचा कौन, एसिटिलीन एक रिएक्टेंट में बच गया। कहने का मतलब ये जो 2 लाइन दिया हुआ है, यहां से अगर हम एसिटिलीन के कंबसन का रिएक्शन लिख दें और उसका डेल्टा एच का जो एक्सप्रेशन हम लिखें उसको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के फॉर्मेशन के डेटा के टर्म में लिखें, तो एसिटिलीन का हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, समझना इन चीजों को। थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ भी रहा है तो हम इसको लिख के करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी भी दिमाग दौड़ाने का प्रयास करना। हम क्या बोले, एसिटिलीन के कंबसन का रिएक्शन हमने यहां से लिखा C2H2O2 CO2 और H2O। इसमें से CO2 H2O और O2 तीनों का हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है, तो अगर हम चाहें तो C2H2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे ही C2H2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गया, यानी किस रिएक्शन का तुमको डेल्टा एच आ गया, तो C2H2 के फॉर्मेशन का रिएक्शन अब इमेजिन करो। तो C2H2 होगा प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में कौन होगा, तो कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, क्योंकि फॉर्मेशन मोस्ट स्टेबल से होता है, कार्बन ग्रेफाइड और H2 गैसियस। तो यहां पे सीन क्या आया, रिएक्टेंट में कार्बन सॉलिड, H2 गैसियस और प्रोडक्ट में C2H2 गैसियस। और इन तीनों में से बोल रहा है कि C ट्रिपल बॉन्ड C बताओ, सवाल ब्रेक कर गया, क्योंकि प्रोडक्ट में जो C2H2 है उसमें एक C ट्रिपल बॉन्ड C है। यानी इस रिएक्शन को अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में लिख दें तो अपना काम हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा हमको चाहिए होगा, देखो दिया हुआ है, CH का भी डेटा दिया हुआ है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन दिया हुआ है। तुरंत हम बताए थे कि एटोमाइजेशन जो है समहाउ पिछले क्लास से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो सवाल हम लोग दिमाग में ब्रेक कर लिए हैं, अब इसको बस सॉल्व करना है। तो एग्जाम में इस तरीके से सवाल को अटेम्प्ट किया जाता है, अगर लंबा और टफ सवाल है तो। ठीक है, किया जाए। पहले बोला हीट ऑफ कंबसन ऑफ एसिटिलीन, तो इसका रिएक्शन लिख दो, ये रहा एसिटिलीन गैसियस। ठीक है, इसको हम रिएक्शन करा दिए O2 गैसियस से, तो ये बनाएगा CO2 गैसियस और H2O लिक्विड बनाएगा, है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो दिया है ये H2O लिक्विड कहीं दिया हुआ था, नहीं भी दिया रहता तो कहीं भी वेपोराइजेशन का हीट हमको नहीं दिया है, तो हमारे पास मजबूरी थी कि हम लोग इसी का फॉर्मेशन लेकर चलते हैं। और इसका डेल्टा RH जो होगा वो C2H2 के कंबसन के हीट के बराबर होगा। तो ये डेल्टा RH कितने के बराबर है, डेल्टा RH बराबर, देखो हीट ऑफ कंबसन दिया है 312। अब यहाँ पे 90% बच्चा गलती कर देगा, इसको लिख देगा 312 के बराबर, यही गलत हो गया। बताया था कि कंबसन का हीट ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, कंबसन में हमेशा हीट रिलीज होता है, पॉजिटिव भी दिया रहेगा तो तुम नेगेटिव लोगे। तो अपन करेंगे क्या, यहाँ पे आगे में माइनस साइन लेंगे, क्या हो गया है, माइनस 312 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, अब इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस अगर करोगे 2 कार्बन 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, 2 गुना 2 4, 4 और 1 5, तो यहां पे आएगा 5/2, बैलेंस हो गया बच्चों। अब हम नोटिस कर रहे हैं कि CO2 और H2O का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो इस रिएक्शन को अगर फॉर्मेशन के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। वैसे तुम लोगों को इतना अब आइडिया हो गया होगा कि बार बार हमको इस तरह से एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट डेटा यहां पे पुट कर सकते हो। ठीक है, माइनस
हीट ऑफ फॉर्मेशन C2H2 का प्लस 5/2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन O2 का, और हीट ऑफ फॉर्मेशन O2 का कितना होता है 0। ठीक है, अब देखो इसमें कहीं भी स्टैंडर्ड मेंशन नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं मेंशन किया है तो बिना स्टैंडर्ड के हम करेंगे, और जो डेटा दिया है हम उसी को फिर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में नहीं फंसना है। अगर सवाल स्टैंडर्ड में है तो सारा स्टैंडर्ड में करेंगे, अगर स्टैंडर्ड में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया -312 किलो कैलोरी 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 का कितना दे रखा है -94.38 प्लस डेल्टा HF 1 इंटू -68.38, ये भी हो गया माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन C2H2 का, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2, और ये हो गया 0। यहां से चाहो तो तुम इसको निकाल सकते हो, यहां से डेल्टा HF ऑफ C2H2 सपोज करो निकल गया। ठीक है बच्चों, यहां सपोज करो हमने निकाल लिया, सारा कैलकुलेशन हमारा सही है, मान लो बैलेंसिंग भी सही है और हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। यहां तक आप कैलकुलेट कर लोगे। अब क्या किया जाए, अब इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन तुम निकाल लिए, तो इस पार्टिकुलर हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का भी एक रिएक्शन होगा। हर डेल्टा एच किसी न किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फॉर्मेशन के रिएक्शन को, तो तुम इसका फॉर्मेशन का रिएक्शन लिख लो। तो फॉर्मेशन के रिएक्शन में C2H2 जो होगा वो प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, और रिएक्टेंट में कौन होगा, 2 कार्बन सॉलिड और H2 गैसियस। आप नोटिस कर रहे होगे कि हमने इसको गैसियस लिया है खुद से, कहीं मेंशन नहीं किया है। तो उसका रीजन है कि जब तुम बॉन्ड इंथैल्पी में लिखोगे तो गैसियस मॉलिक्यूल को ही हम एटम में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर ये लिक्विड वगैरह में रहता तो हमें इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया रहता, जो कि दिया नहीं है, तो मजबूरी है हम इसको लेंगे किस में, गैसियस में। ठीक है, तुम बोलोगे इसको आपने क्यों नहीं दिया, तो इसका डेटा हमें दिया हुआ है और हमको ऑलरेडी पता है कि फॉर्मेशन तो किसी का भी हो सकता है, किसी भी फेज का, लेकिन जिससे फॉर्मेशन होता है, जिससे वो कार्बन पक्के से सॉलिड ग्रेफाइट में रहना चाहिए और वो H जो है वो हाइड्रोजन गैसेस में रहना चाहिए। तो रिएक्टेंट में हमारी मजबूरी है। अब इसका डेल्टा RH आपको लिखना है बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में। तो बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, सपोज करो यहां से हमारा डेल्टा HF यहां कर दे रहे हैं इसको, C2H2 का ये यहां पे निकल गया और हम यहां पे लिख रहे हैं। तो अगर हम ये डेल्टा RH लिखें, डेल्टा RH, तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो डेल्टा RH है ये बराबर किसके है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 के बराबर है, क्योंकि इसी का हमने रिएक्शन लिखा है, 1 मोल बन भी रहा है। तो ये डेल्टा HF ये वाला इस डेल्टा RH के बराबर, तो डेल्टा RH पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर दिए, हो गया काम। ये RHS में क्या लिखे हैं, तो क्या लिखा जाता है, बॉन्ड इंथैल्पी में पिछले क्लास में क्या सिखाए थे, पहले रिएक्टेंट को गैसियस आइटम में कन्वर्ट करो, फिर प्रोडक्ट को कन्वर्ट करो, बीच में माइनस का साइन देके। तो जब रिएक्टेंट को कन्वर्ट करोगे, चलो कन्वर्ट किया जाए, 2 इंटू कार्बन सॉलिड को कार्बन गैसियस में, तो सब्लिमेशन का हीट, लेकिन सब्लिमेशन का हीट कहीं मेंशन नहीं किया है, उसके बजाय मेंशन किया है हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। अब भी सिखाए हम कि जब एटम मेंशन करे, एटम, तो समझना कि ये प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में है। तो यहां पे कितना फॉर्म होगा, कार्बन सॉलिड को अगर तुम गैसियस आइटम में कन्वर्ट करोगे, तो अगर मान लो हम इसको गैसियस आइटम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन गैसियस प्लस 2 हाइड्रोजन गैसियस आएगा, ये भी कन्वर्ट होगा तो ये भी इसी में जाएगा। तो देखो तो 2 कार्बन गैसियस आ रहा है, और जब एटोमाइजेशन एटम के रेस्पेक्ट में देता है तो हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, ऐसा हम बताए थे। तो देखो तो कितने मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप लिखोगे क्या, 2 इंटू डेटा कितना है 150 प्लस, अब ये H2 में। अब यहीं पे बच्चा गलती करता है, जिसको यहाँ का थियरी नहीं पता होता है। वो क्या करेगा कि यहां वो देखेगा H दिया है 51.5 और उसको लगेगा कि H2 का ही लिखना है, और H2 का कोफिशिएंट 1 है, तो वो लिखेगा 1 इंटू 50 और यहीं पे ये हो जाएगा गलत। ध्यान से देखो, यहाँ H2 नहीं लिखा है, यहाँ पे H लिखा है। और हम बताए हैं कि जब भी एटम मेंशन करे तो प्रोडक्ट के 1 मोल के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है, और यहां बन कितना रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो ये जो डेटा है 51.5, ये जो डेटा है हमारा 51.5, 50 नहीं, यहाँ पे 51.5, ये जो डेटा है 51.5, ये 1 मोल हाइड्रोजन एटम बनने का डेटा है, लेकिन हमारा बन कितना रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो 1 मोल बनने के लिए 51.5, तो 2 मोल बनने के लिए कितना लेना पड़ेगा, यहां आपको करना पड़ जाएगा 2 इंटू 51.5, है ना बच्चों। तो यहां से हो तो जाएगा ये,
लेकिन अगर एक और चीज बताते हैं, अगर यहाँ H नहीं बल्कि H2 दे देता है, H2, तो मेरा सवाल तुम लोगों से है क्या यही चीज लिखते हैं? नहीं, फिर ये गलत हो जाता। अगर यहाँ H2 दे देता तो फिर ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता, और क्योंकि एक ही मोल को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ 2 के बजाय 1 होता। क्योंकि यहाँ H दे दिया तो हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, और प्रोडक्ट में 2 मोल H बन रहा है। डेटा दिया है 1 मोल H का, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, होपफुली ये आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट का काम हो गया। अब क्या करा जाता है, माइनस साइन दो, प्रोडक्ट में जितना बॉन्ड है उसको लिख लो। तो C2H2 में कितना बॉन्ड है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H ऑफ CH बॉन्ड प्लस डेल्टा H ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है डेल्टा H ऑफ CH बॉन्ड कितना दिया, 93.64। तो यहाँ पे लिख देना 93.64 लिख लोगे, बता देते हैं आप लोग, सो कर लेना, जगह नहीं है। ठीक है, वैसे भी तुम ही लोग को हाथ चलाना है। यहाँ पे लिखोगे डेल्टा CH बॉन्ड में 93.64, ये पता है आपको। डेल्टा RH की जगह पे जो तुमने कैलकुलेट किया उसको लिखोगे, तो यहाँ पे बस एक ही अननोन बचता है, C ट्रिपल बॉन्ड C का डेल्टा H, वो आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, करना इसको जरूर अच्छे से, है ना, नोट कर लो। चलो अगला हेडिंग दो बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस पढ़े होंगे। रेजोनेंस की वजह से जनरली मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल हो जाता है। तो मॉलिक्यूल में जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आता है रेजोनेंस की वजह से, और स्टेबल होने की वजह से एनर्जी घटेगा, यानी कुछ एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी वो रिलीज करता है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। भले हम लोग बहुत सारा लैंग्वेज लिखवाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। रेजोनेंस की वजह से जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आया, इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुआ, उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो कुछ हम लोग स्टेटमेंट देते हैं, पहले लिख देते हैं रेजोनेंस होता क्या है, जो कि आप लोगों को पहले से पता होगा। रेजोनेंस इज delocalization of pi electrons in conjugated system। कंजुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होता है उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, है ना, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, और स्टेबिलिटी इंक्रीज करने से एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आया, और उस वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है, एक्सेस एनर्जी, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज होता है ना। एनर्जी रिलीज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है बच्चों, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, है ना। अब देखो, अगर रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होने वाला एनर्जी है तो जाहिर सी बात है कि इसका साइन नेगेटिव होगा। तो रेजोनेंस एनर्जी नॉर्मली नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम में हो सकता है कि तुमको रेजोनेंस एनर्जी पॉजिटिव दे दे, जैसे इसके पिछले सवाल में कंबसन का जो हीट था वो पॉजिटिव दिया हुआ था। लेकिन जब भी पॉजिटिव देगा तो तुम समझ जाना कि वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। जैसे मान लो मैंने बोला कि एसिटिलीन का इंथैल्पी ऑफ कंबसन 312 है, तो अंडरस्टूड है, जैसे मार्केट में कोयला खरीदने गए और तुमको बोला कि इसका जो कंबसन का हीट होता है वो 50 किलो जूल होता है, तो तुमको कॉमन सेंस से अंडरस्टूड होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अगर जलाएंगे तो हमको 50 किलो जूल हीट मिलेगा, ये देगा हीट। यही रीजन है कि पॉजिटिव में रिप्रेजेंट कर देता है, क्योंकि कंबसन का मतलब ही हुआ कि उसको जलाओगे तो एनर्जी तुमको मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से रेजोनेंस भी अगर पॉजिटिव लिख दे तो समझना कि ये वो एनर्जी है जो रेजोनेंस की वजह से रिलीज होगा, चाहे रिलीज होता है। तो तुम मैथमेटिकली जब उसको इस्तेमाल करोगे, जब तुम उसको इस्तेमाल करोगे तो इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे वो भी तुमको बता देते हैं। पहले एक चीज तुमको समझाते हैं। देखो बच्चों, सपोज करो कि तुमको C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड जैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में C डबल बॉन्ड O दो है। ठीक है बच्चों, दो है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। और मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि कार्बन आइटम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था,
और ये सब पास में आया और बॉन्ड बना रहा है। और C डबल बॉन्ड O का जो एनर्जी होता है वो हाइपोथेटिकली मान लो कि 5 किलो कैलोरी होता है, ठीक है। तो सपोज करो ऑक्सीजन इसके करीब आया, करीब आकर यहां बॉन्ड बनाया, तो जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा 5 किलो कैलोरी रिलीज कर गया। रिलीज कर गया है, यहां तक आ गया समझ में, इतना एनर्जी यहां से रिलीज कर गया। अब ये ऑक्सीजन भी गया इसके पास और ऑक्सीजन भी यहां पे बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया तो फिर से यहां से 5 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज कर गया, दो बार रिलीज किया। टोटल कितना रिलीज हो गया? 10 रिलीज हो गया। लेकिन जैसे ही ये मॉलिक्यूल बना, इसको अचानक से रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर तो रेजोनेंस है, यहाँ पे लोन पेयर है और ये कंजुगेशन में डबल बॉन्ड है, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, चाहे उल्टा रेजोनेंस से शो कर सकता है। तो इस रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल थोड़ा सा और स्टेबल हो गया और स्टेबल होकर सपोज करो 2 किलो कैलोरी और रिलीज कर दिया, ठीक है बच्चों। अब कोई दूसरा बंदा आया है ना, कोई दूसरा पर्सन आया, तुम उसको बोले कि एक काम करो, तुम उसको CO2 दे दिए और तुम बोले कि चलो तुम इसको ब्रेक करो, है ना, इसको तुम एनर्जी दो और इसका सारा बॉन्ड तोड़ दो। ये घटना तुमको पता थी पहले से, तुमने एक्सपेरिमेंट किया था। वो जो बच्चा आया उसको ये बात पता नहीं है, तो वो क्या करेगा? बुक खोलेगा। बुक खोला, वो देखा कि C डबल बॉन्ड O का एनर्जी जो होता है 5 होता है, उसमें लिखा हुआ है। तो वो क्या करेगा कि 5 यहां 5 यहां, वो इसको 10 किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा है। क्या ये बॉन्ड ब्रेक करेगा? क्या ये एटम में कन्वर्ट हो जाएगा? अब बताओ। तो तुम्हारा आंसर होगा कि क्लियरली ये एटम में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बनते समय जो एनर्जी रिलीज हुआ था वो टोटल 12 रिलीज हुआ था। एटम से मॉलिक्यूल को बनाने में 12 रिलीज हुआ, तो मॉलिक्यूल से वापस वही एटम बनाओगे ठीक उल्टा, तो तुमको एटलीस्ट 12 तो देना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन इसको ये बात पता नहीं थी, तो ये बॉन्ड इंथैल्पी के सहारे कर रहा था। यही रीजन है कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि बॉन्ड इंथैल्पी से जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आता है वो थ्योरेटिकल होता है, वो एक्चुअल नहीं होता है। यहाँ पे एक्चुअल में इसको ब्रेक करने के लिए तुमको 10 तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिला हुआ है, थोड़ा सा ये ज्यादा मजबूत हो चुका है, ये 10 में नहीं टूटेगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत है, तो तुमको साथ में इसको रेजोनेंस एनर्जी भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से कॉमन सेंस इस्तेमाल करके हम रेजोनेंस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। जब बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है और तुमको बॉन्ड ब्रेक करना है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तुम रेजोनेंस एनर्जी के बराबर एनर्जी इसको दोगे, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। और अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो रेजोनेंस एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर एनर्जी रिलीज होगा। इस तरीके से हम लोग दिमाग में रखते हैं इसको और न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है और उस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो रेजोनेंस एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें से रिलीज होगा। और अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है और तुम उसको ब्रेक कर रहे हो, तो तुमको रेजोनेंस एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर एनर्जी उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना। बिठाते हैं इसको। पहले ये वाला लिख देते हैं, समझा देते हैं आपको। क्या बताएं कि CO2 गैसियस है, उसको आपको कन्वर्ट करना है गैसियस एटम में, है ना, कार्बन गैसियस 2 ऑक्सीजन गैसियस में। तो डेल्टा RH का वैल्यू क्या होगा? तो डेल्टा RH में 2 टाइम्स डेल्टा H ऑफ C डबल बॉन्ड हो, इतना तो दोगे ही, साथ साथ CO2 का जो रेजोनेंस एनर्जी होता है ना, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर एनर्जी भी इसको दोगे। क्योंकि इसका साइन नेगेटिव होता है, इसलिए हमको मैग्नीट्यूड लेना पड़ा। हमेशा हम लोग मैग्नीट्यूड के सहारे ही काम करेंगे, जब भी एक्सप्रेशन में लिखना हो तो मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, ठीक है। नोट करो यहां तक। और देखो बच्चों एग्जांपल, मान लो बेंजीन की बात कर रहा है, C6H6 लिक्विड फेज में सपोज करो, और तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है बेंजीन, यानी कौन सा फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूल, इसमें भी रेजोनेंस होता है, तुमको इसको कन्वर्ट करना है गैसियस एटम में। तो 6 कार्बन गैसियस 6 हाइड्रोजन गैसियस। अब बताओ डेल्टा RH हम क्या लिखेंगे? तो डेल्टा RH बराबर, पहले तो लिक्विड को वेपोराइज करोगे क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना है, तो डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन आ गया, प्लस अब तुमको इसका सारा बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो इसमें कितना बॉन्ड होता है बताओ? हर कार्बन पे एक CH बॉन्ड होता है, ऐसे ऐसे हर कार्बन पे है, तो टोटल 6 CH बॉन्ड हुआ। और क्या पता है आपको? बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, तो टोटल 6 है, तो 3 डबल होगा और 3 सिंगल होगा। तो हम लिखेंगे CC सिंगल बॉन्ड 3 और C डबल बॉन्ड C ये भी 3। लेकिन क्या इतना एनर्जी देने से ये ब्रेक कर जाएगा? नहीं ब्रेक करेगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है तो ये ज्यादा स्टेबल है।
अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो तुमको रेजोनेंस एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर एनर्जी और देना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ C6H6 इतना हम दे दिए, इसका मैग्नीट्यूड के बराबर एनर्जी, तब ये ब्रेक कर जाएगा। तो इस तरीके से तुम इस्तेमाल करना रेजोनेंस एनर्जी को, ठीक है। सपोज करो C2H5OH है लिक्विड, इसका कंबसन का रेट दिया है, तो O2 में जला दो और बनेगा क्या, CO2 गैसियस और H2O लिक्विड। बैलेंस कर दो, 2 कार्बन 2 लगा दो, हाइड्रोजन 5 1 6, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 और 3 7, 1 यहाँ पे है, बचा 3, ये हो गया डेल्टा RH। और आपको कह रहा है कि तुम इसको बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में लिखो, तो लिखा जाए बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में। तो पहले क्या करते हैं, रिएक्टेंट को कन्वर्ट करते हैं, तो ये लिक्विड में है, पहले इसको वेपोराइज करोगे, डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड। अब देखो तुमको रिकॉल हो रहा होगा कि ये पिछले क्लास में भी हम किए थे, दोबारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर हम रेजोनेंस एनर्जी पढ़ लिए और तुमको कार्बन डाइऑक्साइड का मान लो सवाल में रेजोनेंस एनर्जी दिया है चाहे पूछ रहा है, तो पिछले क्लास में रेजोनेंस एनर्जी हम नहीं पढ़े थे, तो हमने एक्सप्रेशन में रेजोनेंस एनर्जी का चर्चा नहीं किया था। आज हम पढ़ चुके हैं तो हम चर्चा करेंगे। अब एग्जाम में सवाल उठता है कि एग्जाम में जब तुम जाओगे तब तो तुम पढ़ चुके होगे, तो तुम कब रेजोनेंस एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करोगे और कब इस्तेमाल करोगे। तो उसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, अगर सवाल में मेंशन करेगा तो रेजोनेंस को कंसीडर करोगे, अगर मेंशन नहीं करेगा तो रेजोनेंस को कंसीडर नहीं करोगे। जैसे अब तक जो तुम होमवर्क किए थे, जो भी तुम सवाल किए थे, उसमें रेजोनेंस का कहीं चर्चा ही नहीं किया था, तो तुम अगर रेजोनेंस को कंसीडर कर भी लेते तो तुम्हारा सवाल वहीं फंस जाता, क्योंकि डेटा तो दिया नहीं है। तो अगर इसका डेटा देगा, चाहे पूछेगा, तब तुम रेजोनेंस को कंसीडर करोगे, अदरवाइज तुम कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। तो ये दिमाग में अच्छे से डाल लो। चलो ब्रेक किया जाए इसको, लिक्विड को पहले हमने वेपोराइज कर दिया, अब इसका सारा बॉन्ड ब्रेक करो। तो बस वही पिछले क्लास का 5 टाइम्स, 5 है इसमें CH बॉन्ड, CC बॉन्ड कितना है, CC बॉन्ड 1 है, 1 हमारा CO बॉन्ड है और 1 OH बॉन्ड है, खत्म हो गया जी। इसको ब्रेक करो O2 और इसका 3 मॉलिक्यूल है, तो हम लिखेंगे 3 टाइम्स डेल्टा H ऑफ O डबल बॉन्ड हो गया, माइनस साइन देकर अब इसको ब्रेक किया जाए। अब देखो यहाँ पे 2 है, CO2 में 2 C डबल बॉन्ड O है और ऐसा ऐसा 2 मॉलिक्यूल है, टोटल 4 हो गया, तो 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा H ऑफ C डबल बॉन्ड O। अब यहां अगर रेजोनेंस एनर्जी है ना को नहीं लिखते हो और सवाल में मेंशन किया हुआ है तो गलत हो जाएगा। तो हम लिखे तो कितना लिखे, यहाँ 2 मोल है, रेजोनेंस एनर्जी अगर दिया है तो वो पर मोल में देगा, 1 मोल के लिए, और यहाँ पे 2 मोल है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 टाइम्स रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO2 गैसियस, ऐसे लिखेंगे। प्लस यहां आ जाइए, तो पहले इसको वेपोराइज करा जाएगा, तो 3 टाइम्स डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, और OH बॉन्ड कितना है, इसमें 2 है और ऐसा ऐसा 3 मॉलिक्यूल है, तो 6 टाइम्स डेल्टा H ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, आइडिया लग गया, लिखना आ गया, नोट करो इसको, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो बच्चों, जो भी सीखा है बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन बताइए मिथाइल अल्कोहल का, तो पहले इसका रिएक्शन लिख लो। मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH लिक्विड, ठीक है। क्यों लिक्विड, वेपोराइजेशन का हीट दिया हुआ है तो लिक्विड में ले लिए, वैसे भी अल्कोहल होता है लिक्विड फेज में होता है, अगर नहीं दिया रहता तो मजबूरी थी गैसियस में लेते हैं, ठीक है। O2 गैसियस, क्या हमेशा गैसियस में लेंगे जब भी नहीं देगा, तो ना ना ऐसा नहीं है, बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में लिखना होता है। गैसियस का जो फंडा है, गैसियस का जो मजबूरी है, वो केवल बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में लिखने में ही आता है, बाकियों में गैसियस से कोई मतलब नहीं था, फॉर्मेशन, कंबसन, हाइड्रोजनेशन, उसमें गैसियस से कोई मतलब नहीं था। प्लस O2 बराबर क्या आएगा, CO2 गैसियस प्लस H2O लिक्विड। बैलेंस करा जाए, 1 कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 3 1 4, ये 2 हो गया, 2 2 4, 1 यहाँ है, तो यहाँ 3/2 आ जाएगा, डेल्टा RH लिख रहा है, डेल्टा RH बराबर, ठीक है। क्या आएगा बच्चों, पहले इसको वेपोराइज किया जाए रिएक्टेंट में, तो डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ CH3OH लिक्विड आएगा, प्लस इसका बॉन्ड ब्रेक करोगे तो CH बॉन्ड इसमें 3 है, 3 टाइम्स डेल्टा H ऑफ CH बॉन्ड प्लस डेल्टा H ऑफ CO बॉन्ड प्लस डेल्टा H ऑफ OH बॉन्ड। आई गेस की पूरा लिख लिया हम लोग, CH बॉन्ड, OH बॉन्ड, CO बॉन्ड, O2 3/2 डेल्टा H ऑफ O डबल बॉन्ड O, ये हो गया रिएक्टेंट हमारा, माइनस साइन देके लिखा जाए प्रोडक्ट को, तो CO2, तो CO2 में पहले बॉन्ड ब्रेक करो, 2 टाइम्स डेल्टा H ऑफ C डबल बॉन्ड O प्लस, अब इसका रेजोनेंस एनर्जी आएगा, बॉन्ड ब्रेक करना है, तो रेजोनेंस एनर्जी
कि मैग्नीट्यूड के बराबर एनर्जी हम देंगे इसको, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, बाकी इसको हम लोग लूप बना के करते हैं, लेकिन हम लोग पिछले क्लास में इतना कर चुके हैं कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक करो और माइनस साइन देके प्रोडक्ट का बॉन्ड ब्रेक करो, तो प्रोडक्ट का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो हम इसका मैग्नीट्यूड दिए हैं। यहां जाइए 2 टाइम्स डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड प्लस 4 टाइम्स डेल्टा एच ऑफ OH बॉन्ड। अब देखो हम इसको सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ CH3OH देखो यहां पे रखा है 35.5, 3 टाइम्स डेल्टा एच ऑफ CH बॉन्ड 414 लेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके। CO बॉन्ड का एनर्जी, तो CO बॉन्ड है 351.5, ये भी दिया हुआ है। OH बॉन्ड ये रहा, O डबल बॉन्ड O 494, अब इधर आ जाओ, C डबल बॉन्ड O 711, ये भी डेटा दिया हुआ है। रेजोनेंस एनर्जी कितना दिया हुआ है, रेजोनेंस एनर्जी देखो CO2 का नेगेटिव में दिया है, लेकिन हम रखेंगे कितना, हम रखेंगे पॉजिटिव में 143 रखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करना है। 2 टाइम्स डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन H2O का दे रखा है 40.6, 2 इंटू 40.6 और 4 टाइम्स OH बॉन्ड ऑलरेडी हम देखे हैं, तो 4 टाइम्स 464.5, यानी सारा डेटा हमको दिया हुआ है, तो डेल्टा RH निकल जाएगा, और जो डेल्टा RH है वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये कंबसन का रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, हो गया, नोट कर लो। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल, इसमें कह रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इथिलीन एंड बेंजीन। ठीक है, यहां तक तो चलो सही है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है। फ्रॉम द गैसियस एटम्स, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। हम जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ते थे उस डेफिनेशन को ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो हम लोगों को भी सवाल के हिसाब से ही काम करना होगा। सवाल बोल रहा है कि फॉर्मेशन तो तुम कराओ इन तीनों का, लेकिन कराना किससे है, तो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन से नहीं, जैसा कि हम लोग बताए थे, यहां पे कराना है गैसियस एटम से। तो क्या लिखोगे बच्चों, चलो इथेन की बात करें, तो C2H6 का फॉर्मेशन करा दो इथेन का, किससे, गैसियस एटम से, यानी किससे, गैसियस एटम, पहले एटम लिखो C, और ये गैसियस फेज में बैलेंस कर दिए, 2 हो गया, लिटरली लिखा हुआ है गैसियस एटम, हाइड्रोजन में तो 6 हाइड्रोजन गैसियस हो जाएगा, और ये डेल्टा RH जो है आपको दे रखा है -2839.2 किलो जूल पर मोल। तो पहले सवाल हम लोग समझ गए कि ये रिएक्शन का डेल्टा एच दिया है, इसी प्रकार से बाकी दोनों का भी हम लोग लिखेंगे। लेकिन थोड़ा सा सवाल को आसान करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं बच्चों उसमें तो बॉन्ड ब्रेक करने का पढ़ते हैं, बॉन्ड बनने पे एनर्जी रिलीज होता है, तो अगर बॉन्ड यहां बन रहा है तुम एनर्जी के फॉर्म में लिखोगे बॉन्ड इंथैल्पी में, तो आगे माइनस लगाना पड़ जाएगा। तो उससे बचने के लिए सवाल को थोड़ा सा हम सिंपल कर रहे हैं, देखना क्या कर रहे हैं। तुम एक काम करो, रिएक्शन को उल्टा कर दो। जैसे रिएक्शन को उल्टा करोगे ये बन जाएगा C2H6 गैसियस कन्वर्ट हो गया 2 कार्बन गैसियस और 6 हाइड्रोजन गैसियस में, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा RH है वो बराबर आ गया -2839.2 किलो जूल पर मोल के बराबर। अब देखो, अब इस घटना में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो C2H6 का बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बन गया। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कौन सा एनर्जी दोगे, 6 टाइम्स डेल्टा एच ऑफ CH बॉन्ड प्लस डेल्टा एच ऑफ CC सिंगल बॉन्ड, जो कि इसमें होगा, है ना। और CH बॉन्ड का डेटा हमें दिया हुआ है 410.87, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो डेल्टा एच ऑफ CC बॉन्ड निकल के आ जाएगा, है ना। CC बॉन्ड इसको लेफ्ट साइड में भेज दो, डेल्टा RH कितना दिया हुआ था, -28, गड़बड़ कर दिए, यहां माइनस है, ये डेल्टा RH माइनस है तो ये डेल्टा RH प्लस हो जाएगा, सॉरी रिएक्शन उल्टा किए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। कैसे हमको क्लिक किया, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हमेशा एनर्जी आपको देना पड़ता है, तो ये नेगेटिव होना इम्पॉसिबल था, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 2839.2 और इसमें माइनस कर देंगे किसको, 6 इंटू 410.87, यहां से सॉल्व करोगे तो CC बॉन्ड का एनर्जी आ गया। ठीक है, अब देखो तुमको थोड़ा आइडिया लगेगा, हमें इसके ब्रेक होने का एनर्जी दिया हुआ था और CH बॉन्ड दे दिया, तो CH बॉन्ड का एनर्जी इस्तेमाल करके CC काम निकाल लिए। अगले पे काम करो, तो अगले में 2 बार में नहीं कर रहे हैं, एक काम करो एक ही बार में उल्टा करके लिख दो। इथिलीन के बनने का दिया है, तुम उसी तरह से रिएक्शन को उल्टा करोगे, तो इथिलीन यानी C2H4 जब ये ब्रेक करेगा तो 2 कार्बन गैसियस 4 हाइड्रोजन गैसियस में, और ये डेल्टा RH जिसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2275.2 इज इक्वल टू, अब इसको अगर लिखोगे इसका ही बॉन्ड ब्रेक करो तो क्या आएगा, 4 टाइम्स डेल्टा एच ऑफ CH बॉन्ड प्लस, इसमें कौन सा बॉन्ड है बच्चों, तो यहाँ पे CC डबल बॉन्ड है, इथिलीन में C डबल बॉन्ड C होता है। ठीक है, नहीं पता तो ये होता है स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड C
है ना, ये होता है इसका। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड C है, तो यहाँ आप लिख दो डेल्टा H C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ से आप चाहो तो C डबल बॉन्ड C का एनर्जी निकाल सकते हो 2275.2 माइनस 4 इंटू 410.87, ये निकल गया, यानी CC बॉन्ड निकल गया, C डबल बॉन्ड C भी निकल गया। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा, रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन का, और बेंजीन का भी सेम डेटा हमको दिया हुआ है। तो एक काम करो, बेंजीन को ही ब्रेक करो, जैसे मैंने लिख के दिखाया था। तो सवाल यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। बेंजीन, बेंजीन यानी क्या, C6H6, कुछ भी मेंशन नहीं किया, सीधे हम गैसियस लेंगे, और ये जब ब्रेक करेगा तो हम लिखेंगे 6 कार्बन गैसियस प्लस 6 हाइड्रोजन गैसियस, और इसका डेल्टा RH। बेंजीन के ब्रेक होने का डेल्टा RH कितना दिया, बनने का दिया -5506, तो ब्रेक करने का हो जाएगा 5506 इज इक्वल टू, और इसमें कौन कौन सा बॉन्ड है, सारा बॉन्ड ब्रेक कर दो। कौन कौन सा बॉन्ड है, 6 है CH बॉन्ड, 3 है CC सिंगल बॉन्ड, और 3 है C डबल बॉन्ड C। ठीक है, CC सिंगल बॉन्ड तुमने यहां से निकाला, तो ये हमारा निकल चुका है। C डबल बॉन्ड C यहां से निकल चुका, वैल्यू पुट कर दो। CH सिंगल बॉन्ड का एनर्जी दिया हुआ है 410.87, वही वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, क्या इतना एनर्जी देने पे हमारा बेंजीन ब्रेक कर जाएगा, तो नहीं, इसमें रेजोनेंस है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले तो हमने लिख दिया 5506, अब इसका सारा बॉन्ड ब्रेक किए, तो CH बॉन्ड ब्रेक किए, CC सिंगल बॉन्ड ब्रेक किए, C डबल बॉन्ड C ब्रेक किए, और साथ में तुम दोगे प्लस रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो तुमको ये सारा डेटा पता है, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। तो आज की क्लास यही खत्म होती है बच्चों। रेजोनेंस एनर्जी आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा, सवाल अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में।